प्रदेश की सियासत का। और उत्तर प्रदेश की सियासत में चुनावी बिसात बिछ चुकी है और उस बिसात पर खेला जा रहा है सियासी पलायन का बड़ा खेल, क्योंकि एक के बाद एक मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार के त्याग पत्र दे रहे हैं और विधायक पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसे छोड़ने वालों का आंकड़ा अब 1 दर्जन हो चुका है बीजेपी के लिए और बताया जा रहा है इनमें से ज्यादातर लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से यानी अखिलेश यादव का दामन थाम सकते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य कैबिनेट मंत्री भी, मौर्य समाज के बड़े नेता भी, उन्होंने कहा है ये तो बस ट्रेलर है, पूरी फिल्म तो कल आएगी। यानी 14 जनवरी को क्या खतरे की घंटी बीजेपी के लिए बजने वाली है। और इसी के साथ जिस सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को साध कर बीजेपी अपनी चुनावी पॉलिटिक्स को 2017 में एक ऐतिहासिक जीत की तरफ से ले गई थी, क्या उसी दाव के जरिए अखिलेश यादव इस बार दे देंगे बीजेपी को ही कहीं ना कहीं पटकनी? आज स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा इस बात पर। अभी ये ट्रेलर है, 14 का धमाका बाकी है। कई विधायक इस्तीफा दे दिए, कई देने वाले हैं। अभी वन मंत्री दारा सिंह चौहान भी इस्तीफा दे दिए हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। 14 तारीख की जो तस्वीर आएगी, भारतीय जनता पार्टी सरकार की ताबूत में अंतिम कील होगी। कितने मंत्री और कितने एमएलए अभी बाकी हैं? जिस दलित, वंचित, उपेक्षित लोगों के सहयोग आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वो 5 साल तक उपेक्षित रहे। इससे आहत होकर के मैंने आज सरकार से इस्तीफा दिया है। क्या हाईजेक हो गया बीजेपी का ओबीसी दाव? जो सबसे बड़ा ओबीसी है देश का, वो प्रधानमंत्री है। इन लोग से कहीं ज्यादा सबसे बड़ा नेता है वो ओबीसी एक ही है, वो प्रधानमंत्री है। वो जब हमें डायरेक्ट दे रहा है और वहां पे बिचौलिया बीच से हट चुके हैं, तो उनको किसी और की जरूरत नहीं है। बीजेपी से ओबीसी कितने दूर, कितने पास? और समाजवादी पार्टी की कोशिश है लोगों को साथ लाने का काम करें, लोगों को मिलाने का काम करें। और उसी कड़ी में जब पिछली बार स्वामी साहब मौर्य जी साथ आए, हमें खुशी है उनके साथ और साथी भी आए हैं। पिछड़ों का नाम बनेगा सियासी काम। अक्टूबर में ही हम अपने साथ ले जाने वाले थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर उस समय हम ले जाते तो ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके फर्जी मुकदमे लाद करके इनको जेल भेज देते, तो दिक्कत होती। तो हमने कहा कि सब लोग रुके रहो, आचार संहिता लग जाने दो, उसके बाद तो फिर होगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी किसको दिलाएगा राज? 2017 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत हासिल की, 7 गुना उसकी सीटों में वृद्धि हुई। और अगर आंकड़ों के नजरिए से देखें तो उसकी ये जीत लगभग 80% सीटों पर थी, वही अखिलेश यादव की 11.5 के आसपास सीटों पर रही थी। और बताया जाता है कि बीजेपी की इस जीत के पीछे उसकी सोशल इंजीनियरिंग, जिसमें वो ओबीसी को अपनी तरफ ला पाए, वो सबसे बड़ा फैक्टर रहा। लेकिन अब उसी दाव को खेलकर अखिलेश यादव बीजेपी को मात देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या है बीजेपी के पास इसकी कोई काट? जिस वक्त दिल्ली में उत्तर प्रदेश में चुनावी जीत के लिए उम्मीदवारों के नामों पर भारतीय जनता पार्टी मंथन और चिंतन कर रही है, ठीक उसी वक्त एक के बाद एक बीजेपी में बागियों की झड़ी लग गई। शुरुआत स्वामी प्रसाद मौर्य से हुई और गिनती कहां तक जाएगी, दावे अलग अलग हैं। दरअसल पहले स्वामी प्रसाद मौर्य, फिर दारा सिंह चौहान और फिर धर्म सिंह सैनी। एक के बाद एक 3 नेताओं ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया और पार्टी भी छोड़ दी। जाते जाते तीनों की भाषा करीब करीब एक जैसी है, पिछड़े और दलितों की अनदेखी की गई। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के आरक्षण को अजगर की तरह निकल गए। ये वही अनुसूचित जाति पिछड़े लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से निकल कर भारतीय जनता पार्टी में आकर के प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई। इसलिए गलत नीतियों के चलते जो उन्होंने जुर्म ज्यादती उत्तर प्रदेश के लोगों पर किया है, उत्तर प्रदेश के लोग इसका बदला लेंगे। जिस सरकार को बनाने के लिए इस प्रदेश के
पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोगों, इस प्रदेश के नौजवानों ने एक तरफा निर्णय लिया था भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए कि शायद आने वाले दिन में हमें न्याय और सम्मान मिलेगा। लेकिन 5 साल तक अपने सम्मान, पहचान और न्याय के लिए तड़पते रहे, उधर ध्यान नहीं दिया गया। हमने पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है, दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई। यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। सिर्फ 3 मंत्री ही नहीं, 3 दिनों में एक के बाद एक अब तक मंत्री समेत करीब 1 दर्जन विधायक बीजेपी छोड़ चुके हैं। औरैया के विधुना से विधायक विनय शाक्य ओबीसी समाज से हैं। शिकोहाबाद के विधायक मुकेश वर्मा ओबीसी के निषाद समाज से हैं। मुजफ्फरनगर के विधायक अवतार सिंह भड़ाना ओबीसी से गुर्जर समाज से हैं। सहारनपुर के तिलहर से विधायक रोशनलाल वर्मा भी ओबीसी वर्ग से आते हैं। बांदा के तिंदवारी से विधायक ब्रिजेश प्रजापति भी ओबीसी वर्ग से हैं। कानपुर के बिल्हौर से विधायक भगवती सागर दलित वर्ग से आने वाले नेता हैं। नहीं, पार्टी इसलिए छोड़ी है कि उत्तर प्रदेश सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में 5 वर्ष सरकार चली है, दलितों पिछड़ों का शोषण हुआ है, उसमें किसी की बात नहीं सुनी गई। यहाँ तक के जनप्रतिनिधियों की और संगठन के पदाधिकारियों की भी नहीं सुनी गई। कहीं कोई किसी तरह की बात नहीं सुनी गई और इसी का कारण था कि अभी पिछले 1-2 सत्र पहले 140 विधायकों ने धरना दिया था सदन में सरकार के खिलाफ। ना तो दलितों का हित, न शोषितों का हित, न पिछड़ों का हित, न अल्पसंख्यक का हित, केवल और केवल अपने हित में लगे हुए हैं। केवल और केवल 5 वर्ष में इन्होंने अगर अपना विकास किया है, अपना हित किया है, अपने जगह जगह, मैं बताना चाहता हूं 70 साल में कहीं इतने बीजेपी के ऑफिस नहीं बने। हर जिले में ऑफिस, एक नहीं 2-2 ऑफिस। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपना विकास किया है, गरीबों का विकास नहीं किया। कि आप बीजेपी छोड़ रहे हैं? हाँ, ठीक है, छोड़ दिया। आप किसके साथ जा रहे हैं? अच्छा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी के यहाँ पर। बीजेपी में इस्तीफों की होड़ लग गई। पहले मैं इस सियासी दृश्य पर देश भर से सियासी कमेंट्री शुरू हो गई। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का परिणाम है और जो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी विचारधारा है वही जो है वो देश के विकास की धारा है। इसलिए जो है वो इस तरह की जो चीजें आती रहती हैं, जो चुनावी चौपाल होता है तो इस तरह की चहलकदमी दिखाई पड़ती है। संख्यक मजदूर महिला विरोधी है, जिसके कारण 5 सालों में सभी वर्गों पे अन्याय हुआ। बलात्कार के केस लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायकों द्वारा किए गए, केंद्रीय मंत्री द्वारा किसानों की सपूत के द्वारा किसानों की हत्या की गई और पूरी तरह से उपेक्षित रखा गया अधिकांश जो आबादी है उन्हें। बीजेपी में इस बगावत का असर चुनावों में दिख सकता है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा है कि अभी तो ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है जो 14 जनवरी को रिलीज होगी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को चरागाह समझ करके जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोगों की अनदेखी की है, अब वक्त आ गया है 2022 विधानसभा चुनाव में इनको उत्तर प्रदेश से विदाई करने का। और इसीलिए आज इस्तीफे का जो क्रम है लगातार चल रहा है। 14 के बाद भी यह क्रम चलता रहेगा। पिछड़ी जाति वाली सोशल इंजीनियरिंग में अखिलेश यादव ने सेंध लगाई तो बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी छोड़ रहे नेताओं से पूछा, क्या नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से नहीं आते? ओबीसी और दलित समाज जब देखता है कि जो सबसे बड़ा ओबीसी है देश का वो प्रधानमंत्री है, इन लोग से कहीं ज्यादा सबसे बड़ा नेता है वो ओबीसी एक ही है, वो प्रधानमंत्री है, वो जब हमें डायरेक्ट दे रहा है, और वहां पे बिचौलिया बीच से हट चुके हैं, जो ठेकेदार बने थे वो हट चुके हैं, तो उनको किसी और की जरूरत नहीं है। बीजेपी ने मोदी का नाम लेकर पिछड़ा कार्ड चल दिया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पूछ रहे हैं कि बीजेपी में पिछड़े की सुनता कौन है? दावे कर रहे हैं कि हम गुंडों को लेकर के तुष्टीकरण करके और
फिर से वापस आ जाएंगे। सपा वाले घूम रहे हैं कि नहीं? आजकल घूम रहे हैं। मैं ये कह सकता हूं इस मंच से, जैसे भाजपा को जीत का चौका लगाने का मौका मिलेगा, वैसे विपक्ष को, सपा बसपा कांग्रेस को हार का चौका लगाने का मौका मिलेगा। यद्यपि उप मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में उनकी हालत बेचारे जैसी रही है। वो अपना रोना कभी कभी खुद रोते भी रहे हैं। इसलिए जो बेचारा है, उस बेचारे को मैं अपनी बात क्यों बताऊंगा? जो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, वो उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति पिछड़ों के लिए क्या करेगा? इसलिए बेचारे को बेचारे की हालत में रहने दीजिए। आप उनको बेचारा बोल रहे हैं, वो तो डिप्टी सीएम है। अब अगर डिप्टी सीएम भी बेचारा हो तो असली बेचारा क्या होगा उसका? आप डिप्टी सीएम होते हुए भी बेचारे हैं। यही रोना है कि कहने के लिए डिप्टी सीएम है, लेकिन हालत बेचारे जैसी है। बयानों के तीर दागे जा रहे हैं, लेकिन कौन सा तीर बीजेपी में उलटफेर का सबब बनेगा, ये यूपी की जनता को तय करना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा रहा है मंडल और कमंडल दोनों की पॉलिटिक्स को लेकर आगे बढ़ना। तभी एक वक्त पर मुलायम सिंह यादव जैसे जो नेता थे, उनकी काट के लिए कल्याण सिंह सरीखे नेताओं को खड़ा किया गया। धीरे धीरे वक्त बदला, ओबीसी वोट बैंक के बीच बीजेपी ने अपने पैठ बढ़ाई। उनके कई ऐसे नेता जो ओबीसी नेता हैं, वो मुख्य धारा में आए और बीजेपी का परचम लहराया। आइए आपको दिखाते हैं कैसे ओबीसी वोट बैंक को धीरे धीरे साध कर मंडल कमंडल की इस राजनीति के जरिए बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाई। चुनाव से ठीक पहले कई मंत्री और विधायकों ने बीजेपी को थैंक यू कह दिया। क्या बीजेपी में लगी सेंध का फर्क चुनाव में दिखेगा? इस सवाल का जवाब समझने के लिए उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल में वोट बैंक का त्रिकोण समझिए, यानी पार्टियों का परंपरागत वोट बैंक। सबसे पहले बात बीजेपी की। वही बीजेपी जिसकी सोशल इंजीनियरिंग की छतरी के नीचे अगड़ी जातियां, गैर यादव पिछड़ी जातियां और गैर जाटव दलित खड़े हैं। यही वो सोशल इंजीनियरिंग है जिसके दम पर बीजेपी ने यूपी में 2014, 2017 और 2019 में बड़ी जीत हासिल की। दूसरे नंबर पर है समाजवादी पार्टी, जिसके कोर वोटर हैं यादव और मुस्लिम समाज, जबकि बहुजन समाज पार्टी का कोर वोट बैंक जाटव दलित है। अगर बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड और ऐतिहासिक जीत हासिल की, तो उस जीत के पीछे बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग रही है। चुनावी नतीजों के चश्मे से देखें तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 10% यादवों के वोट मिले थे। 59% कुर्मी और कोयरी का साथ मिला, जबकि 62% दूसरी पिछड़ी जातियों ने वोट दिया। अगर 2019 की बात करें तो 23% यादव बीजेपी के साथ खड़े दिखे, 80% कुर्मी और कोयरी समाज ने वोट दिया, जबकि 72% दूसरी पिछड़ी जातियों का बीजेपी को साथ मिला। 2022 चुनाव में भी बीजेपी इसी सोशल इंजीनियरिंग के दम पर 300 के पार का दावा कर रही है कि यूपी में फिर से लगातार चौथी बार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। मगर इस बार हमारे जीत की व्याख्या अलग है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता विजय तभी मनाएगा जब हम 300 पार कर लेंगे। 2022 में 300 पार का नारा बीजेपी ने बुलंद किया है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब बीजेपी के साथ पिछड़ी जाति का फुल सपोर्ट होगा। पिछड़ी जाति को साधने के लिए मोदी ने मोर्चा संभाल रखा है। वही मोदी जो खुद पिछड़ी जाति से आते हैं। चुनावी प्रचार में सबसे बड़े ब्रांड हैं और सबसे बड़े प्रचारक मोदी हैं। वहीं दूसरे नंबर पर है अमित शाह, यानी बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार और प्रचारक। तीसरे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, जो उत्तर प्रदेश के चुनावी दंगल की कमान संभाल रहे हैं। चौथे हैं योगी आदित्यनाथ, जो हिंदुत्व के प्रतीक हैं। जब उनकी सरकार थी, याद करिए, राम भक्तों पर गोलियां चलाने वाले लोग आज कहते हैं कि अगर हम भी सत्ता में होते तो हम भी राम मंदिर का बना देते। ये बदलाव है
ये आपकी ताकत है। वैसे 90 के दशक में मंडल बनाम कमंडल का वही दौर था जब बीजेपी ने पिछड़ी जाति में पैठ बनाने की कोशिश की थी। बीजेपी में लाल कृष्ण आडवाणी की अगुवाई में गोविंदाचार्य ने पिछड़ों की भागीदारी वाली सोशल इंजीनियरिंग का मंत्र दिया। ये वही दौर था जब कल्याण सिंह, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेताओं का उभार हुआ। बहुत जल्द यूपी में पिछड़ी जाति के बड़े नेता के तौर पर कल्याण सिंह उभरे। इसी कड़ी में आगे चलकर नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता मुख्य धारा में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहे। आज नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुके हैं। बीजेपी को मिली जीत के पीछे ओबीसी बड़ा फैक्टर है। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन और जीते पिछड़ी जाति के विधायकों के आंकड़ों से समझिए। साल 1991 के चुनाव में बीजेपी ने 221 सीटें जीती, जिसमें 39 ओबीसी एमएलए थे। 1993 में 177 सीटें जीती, जिसमें 45 ओबीसी चेहरे थे। 1996 में 174 सीटें जीती, 40 ओबीसी एमएलए जीते। 2002 में सिर्फ 88 सीटें जीते, जिसमें 16 ओबीसी चेहरे थे। 2007 में 51 सीटें जीती, ओबीसी एमएलए सिर्फ 10 थे। 2012 में 47 सीटें जीते, जिसमें पिछड़ी जात के 13 विधायक थे। 2017 में 312 जीते, जिसमें 101 ओबीसी चेहरे थे। सियासी बिसात पर गैर यादव ओबीसी पर आज भी बीजेपी की अच्छी पकड़ है। वजह है उनके समाज के नेताओं की बीजेपी में भरमार है। इस बैठक के माध्यम से जो 172 सीटों को लेकर चर्चा हुई, बहुत सार्थक हुई और भारतीय जनता पार्टी शानदार विजय, जैसी विजय हमने 2017 में प्राप्त की थी, उससे भी शानदार विजय हम 2022 में प्राप्त करेंगे। राजनीति में एक शब्द है वोट बैंक। हर पार्टी अपने वोट बैंक पर नजर गड़ाए रखती है और उसको साधने की कोशिश करती है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम पार्टियां हैं, वो उन वोटर्स को रिझाने के लिए अंत में पूरी ताकत झोंक देती हैं, जिन्हें फ्लोटिंग वोटर्स कहा जाता है, यानी जिन्होंने मन अपना नहीं बनाया है और शायद वो झुकाव अपना आखिरी वक्त पर भी किसी खास पार्टी की तरफ से कर ले। 2022 के चुनाव को जीतने के लिए 2021 से ही ये निशाना साधना शुरू कर दिया था बीजेपी ने। 2022 के चुनावी दंगल से पहले बीजेपी ने समीकरणों को साधना शुरू कर दिया था। मोदी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया गया था। अपने मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से 7 नए केंद्रीय मंत्री शामिल किया था। इस लिस्ट में अपना दल की अनुप्रिया पटेल, आगरा से सांसद MP सिंह बघेल, मोहनलालगंज से सांसद कौशल किशोर, महाराजगंज से सांसद पंकज चौधरी, तो लखीमपुर खीरी से सांसद अजय मिश्रा, जालौन से सांसद भानु प्रताप वर्मा और राज्यसभा सांसद BL वर्मा शामिल हैं। इन नामों को देखें तो 7 में 3 ओबीसी चेहरे हैं, अनुप्रिया पटेल, पंकज चौधरी और BL वर्मा। वैसे ओबीसी चेहरा साध्वी निरंजन ज्योति पहले से ही मंत्रिमंडल में है। मंत्रिमंडल में फेरबदल कर प्रधानमंत्री ने पिछड़ी जाति को बड़ा संदेश दिया था। संदेश यही कि मौजूदा सरकार पिछड़ों की सरकार है। मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद मोदी सरकार में कुल 78 में से अब 27 ओबीसी और 12 दलित मंत्री हैं और स्वतंत्र भारत में पिछड़ी जातियों को दिया गया आज तक का सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। मोदी मंत्रिमंडल से निकला संदेश बड़ा है। ठीक इसी तर्ज पर चुनावी साल के दौरान योगी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ। मंत्रिमंडल में 3 ओबीसी चेहरे शामिल हुए, जबकि 2 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति को जगह मिली थी। पिछड़े वर्ग से छत्रपाल गंगवार, संगीता बिंद और धर्मवीर प्रजापति को मंत्री बनाया गया है। दलित चेहरे के तौर पर दिनेश खटीक, पलटूराम और गौंड समाज से आने वाले संजीव कुमार पर दाव लगाया गया। गाजीपुर से संगीता बिंद को शामिल करने के पीछे ओम प्रकाश राजभर के समीकरण को काउंटर करना था। साफ है, केंद्र से लेकर यूपी तक कैबिनेट विस्तार में सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल रखा गया। ओबीसी जाति में बिंद यानी मल्लाह, प्रजापति यानी कुम्हार, गंगवार यानी कुर्मी जैसी जातियों के विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह देकर बड़ा सियासी दाव चला गया था। अपना दल और निषाद पार्टी से गठबंधन भी इसी रणनीति का हिस्सा है। तो क्या ये दाव 2022 में एकदम कारगर साबित होगा? आज तक ब्यूरो। आप भी सोच रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की चुनावी बिसात पर आखिर हर कोई इस बार ओबीसी फैक्टर की बात क्यों कर रहा है। वो इसलिए कि एक तरफ जो बड़े बड़े ओबीसी, खास तौर पर गैर यादव ओबीसी नेता हैं,
वो बीजेपी का दामन छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कम से कम बीजेपी को तो उन्होंने त्याग ही दिया है। ऐसे में हम आपको दिखाते हैं कैसे ओबीसी वोट बैंक डिसाइसिव यानी निर्णायक रूप से आगे आता है और इसीलिए वो किंग मेकर की भूमिका, कहा तो यहां तक जाता है कि जिस तरफ ओबीसी चल गई, ओबीसी के जाने से ही उस पार्टी की हो जाती है बल्ले बल्ले। चुनाव से ठीक पहले पिछड़ी जाति के दर पर नेताओं का मेला लगा है। सभी पार्टियां पिछड़ी जाति के नेताओं को रिझाने में जुटी हैं। नेताओं को आयात करने का सिलसिला जारी है, यानी 2022 चुनाव के केंद्र बिंदु में पिछड़ी जाति है। आखिर यूपी में ओबीसी क्यों बड़ा फैक्टर है, ये आबादी के गणित से समझिए। उत्तर प्रदेश में ओबीसी की कुल आबादी 55% के करीब है, जिसमें 19.4% यादव है, 7.46% कुर्मी है, 4.9% लोध है, करीब 9% गडरिया है, 5% निषाद है, 4% तेली है, 3.4% प्रजापति, 3.3% कश्यप, 3% के करीब शाक्य है, जबकि 3.5% राजभर है। ये पिछड़ी जाति में प्रभावशाली है। यानी सत्ता का रास्ता ओबीसी के आशीर्वाद के बिना मुमकिन नहीं। यही वजह है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ओबीसी पर दांव खेल रहे हैं। जो नेता बीजेपी छोड़ रहे हैं वो भी पिछड़ी जाति की सियासी ताकत का एहसास कराने में पीछे नहीं है। जो जिस भाषा में बोलता है उसी भाषा में बोल करके उसको रपटाया जाता है। अब जब आरएसएस नाग के रूप में आरएसएस, सांप के रूप में भाजपा हम लोगों का हक निगल अजगर की तरह रही है, तो स्वामी को नौला बनना पड़ेगा और स्वामी रूपी नौला इनको कुतर 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 करके टुकड़ों में ऐसा बांटेगा कि इनको भी छठी का दूध आएगा कि किसी से मेरा पाला पड़ा है। सरकार का निर्णय, सारे निर्णय एक दिन में नहीं हो जाते। हर दिन कोई न कोई सरकार लोग निर्णय लेती है और 5 साल तक इस प्रदेश का जो पिछड़ा समाज है, जो वंचित समाज है, जो दलित समाज है, जो नौजवान रोजगार के लिए परेशान था, वो किसान जिसे जाड़े के दिन में अपने घर में रहना चाहिए, उस जाड़े की रात में अपने खेत को बचाने के लिए, जानवर से रखवाली के लिए जाड़े में चारपाई पे खेत में सो रहा है, उसकी पीड़ा को आप समझ सकते हैं कितना पीड़ित। और इस प्रदेश में सारे लोग, चाहे अधिकारी कर्मचारी हो, सारे लोग परेशान। वैसे उत्तर प्रदेश जाति गोलबंदी का गढ़ माना जाता है। 2014 के बाद बीजेपी ने गैर यादव पिछड़ी जातियों को अपने पक्ष में गोलबंद कर सत्ता की सीढ़ी चढ़ी। अपना दल से लेकर निषाद पार्टी से गठबंधन किया। इसे यूं समझिए, उत्तर प्रदेश में निषाद समाज की आबादी करीब 5% है। 160 विधानसभा सीटों पर इनका असर है। इनमें से 60 विधानसभा सीटों पर करीब 1 लाख तक वोटर हैं, जबकि बाकी सीटों पर 25,000 से 30,000 तक वोटर हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब तक आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में कैसे भागम भाग दौड़ हम देख रहे हैं। इधर से उधर नेता निकल रहे हैं, बीजेपी के लिए बड़ा नुकसान हो रहा है। लगभग 12 लोग ऐसे हैं, विधायक और मंत्री, जो बीजेपी का दामन छोड़ रहे हैं। अब सबकी नजर लेकिन धीरे धीरे चुनावी प्लानिंग पर जा रही है, क्योंकि तारीखों का ऐलान हो गया है। और बुलेटिन के इस हिस्से में अब हम आपको दिखाएंगे कि कैसे नेताओं के रण क्षेत्र तय किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से, राम की नगरी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। अयोध्या से क्यों चुनाव लड़ने जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ? जैसे काशी ने मोदी को 2 बार प्रधानमंत्री बनाया, क्या अयोध्या बनाएगी योगी को फिर से सीएम? क्या योगी की 80 बनाम 20 वाली पॉलिटिक्स अब अयोध्या से शुरू होने जा रही है? क्या यूपी का हिंदू वोट बटोरने के लिए योगी अयोध्या को चुनाव के लिए चुन रहे हैं? क्या यूपी में अयोध्या के जरिए समाजवादी पार्टी को साधने का प्लान बनाया गया है?
योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा पर राम की नगरी में क्या है माहौल? राम का नाम, अयोध्या से बनेगा योगी का काम। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार जो चुनावी मैदान में अयोध्या से उतर रहे हैं, तो एक नए तरीके से यूपी की सियासत को वो आगे ले जा रहे हैं। जी हां, अभी तक हमने देखा है कि ज्यादातर जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो विधान परिषद से, खुद योगी आदित्यनाथ 2017 में जब वो मुख्यमंत्री बने तो वो विधान परिषद से ही मुख्यमंत्री बने। वहीं अखिलेश यादव भी इससे पहले जब मुख्यमंत्री थे तो वो भी विधान परिषद से, यानी मुख्यमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे थे। लेकिन अगर अयोध्या से, जैसा कि बताया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक नए सिरे से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बड़े घमासान के संकेत मिल रहे हैं और एक नया रिकॉर्ड। योगी आदित्यनाथ सीधा चुनाव का सामना करेंगे। अयोध्या से सीएम योगी आदित्यनाथ के चुनाव लड़ने की चर्चा के साथ सवाल अयोध्या के उस अतीत तक फिर से जा पहुंचा है जहां 492 साल पुराना इतिहास खड़ा है, राम मंदिर का विवादित इतिहास। बीजेपी शायद राम मंदिर की उस लड़ाई की खाई खोदकर अपने वोटरों को दिखा रही है ताकि वो बिना गिले शिकवे के हिंदुत्व के बैनर तले इकट्ठा हो जाएं। 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से हिंदू संगठनों ने मिलकर बाबरी मस्जिद के विवादित ढांचे को गिराया और फिर 9 नवंबर 2019 को केंद्र में मोदी और यूपी में योगी के रहते सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। अयोध्या में राम मंदिर का श्रेय साधु संतों से लेकर बहुत सारे हिंदुत्ववादी नेता मोदी और योगी को ही देते हैं। और अब योगी आदित्यनाथ की उसी राम जन्मभूमि अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा शुरू हुई तो राम की नगरी में मिठाइयां बंटने लगी, संत महंत बधाई देने लगे। योगी जी के साथ में यहाँ 99% लोग हैं और 1% लोग ऐसे हैं कि जो बटे हुए हैं इधर उधर, कोई गोली चलाने वाले का सपोर्टर है, जो पैसे के लोभ लालच में जिनको खरीदा गया है। बाकी यहाँ 99% जनता अयोध्या की योगी जी के साथ में है और प्रचंड बहुमत से योगी जी जीतेंगे। 350 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएगी। योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने की चर्चा के साथ गीत लॉन्च हो गए हैं। योगी जी को यूपी में लाए दोस्तों, योगी जी को यूपी में लाए दोस्तों, यूपी में भगवा फहराए दोस्तों। योगी आए, योगी जी आए, योगी आए। राम मंदिर के निर्माण का जो कार्य प्रगति पर है, उसकी प्रगति के साथ अयोध्या की तस्वीर बदलने की बात बीजेपी सरकार 5 साल में कर रही है। मंदिर ही नहीं, सड़कों से लेकर के शहर का सौंदर्यीकरण हो, भव्य दीपोत्सव हो और यहां तक इस पूरे इलाके में कहीं ना कहीं यूपी की एक तस्वीर अयोध्या से बनती हुई पिछले 5 सालों में नजर आई है। और यही कारण है कि अयोध्या का चुनाव करके कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस गढ़ को बनाने की कोशिश करेंगे जो लगातार बीजेपी को फायदा पहुंचाता रहा है। यूपी की राजनीति में आजकल अयोध्या का शब्द शाश्वत बन गया है। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के नाम पर यहां बीजेपी वोट मांगने में जुटी है, वहीं विपक्ष यहां के कथित जमीन घोटाले के नाम पर सरकार और बीजेपी को घेर रहा है। लेकिन बीजेपी को पूर्ण विश्वास है उसका काम अयोध्या से ही बनेगा, हिंदू वोट बैंक की राजनीति से बनेगा। अब 11 जनवरी को योगी आदित्यनाथ का 80 बनाम 20 का बयान आपको सुनाते हैं और फिर इसके पीछे की पूरी राजनीति समझाते हैं। चुनाव 80 बनाम 20 जाएगा और मैंने आपको पहले कहा कि चुनाव होंगे तो आप रिजल्ट दो, 10 मार्च को आने दीजिए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी होगी जो 3/4 से अधिक सीटों को पा करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही होगी, दूसरी तरफ कांग्रेस, सपा, बसपा ये सभी दल होंगे जो 20% की लड़ाई के लिए माथापच्ची कर रहे हैं। पहले योगी यूपी में 80 बनाम 20 वाला नारा लगाते हैं, अखिलेश इस नारे पर जोर से तिल मिलाते हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ के अयोध्या से चुनाव लड़ने का माहौल गर्म होता है। हालांकि योगी 80 बनाम 20 का मतलब समझा रहे हैं और कह रहे हैं कि 80 का मतलब है 80% सीटें बीजेपी जीतेगी और 20 में बाकी सभी होंगे। लेकिन राजनीति में सिर्फ इशारे और निशाने चलते हैं। बीजेपी ने जहां तीर चलाया है वो लग गया है और अब अयोध्या का नंबर आ गया है। वो जो 20 है वो उनसे बहुत हमको आशा नहीं है, अपेक्षा भी नहीं है।
वो वोट हमको देंगे भी, ये कहना कठिन है। तो अगर उसके लिए लड़ाई बनती है तो अच्छा तो ये होता है लड़ाई न बने, सब लोग 100% हमको वोट दें। और इसमें से बहुत सारे मुसलमान ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। योगी आदित्यनाथ की अयोध्या से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी है। अब औपचारिक ऐलान बाकी है। जैसे ही ये खबर अयोध्या पहुंची, अयोध्या में उत्सव शुरू हो गया तो महंतों में गजब का उत्साह दिख रहा है। बहुत बढ़िया बदलाव आएगा और तरक्की होगी, अयोध्या का और विकास होगा। और अभी काम सब चल ही रहा है, बहुत विकास होगा। अयोध्या की जरूरत है मुख्यमंत्री योगी, अयोध्या के लिए अयोध्या के लिए बहुत जरूरी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज। बताया जा रहा है कि सदर सिटी संख्या नंबर 275 से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ सकते हैं। मुख्यमंत्री के सलाहकार यहां लोगों का रुख परख चुके हैं। हम आपको बता दें कि इसी सदर सिटी के दायरे में भव्य राम मंदिर और हनुमानगढ़ी आते हैं। मुख्यमंत्री होने के नाते से भी अयोध्या में बहुत आए हैं। वो मुख्यमंत्री होने के नाते से कोई मुख्यमंत्री एक क्षेत्र में इतना नहीं जाता है जितना योगी जी अयोध्या आए हैं। और उस विकास काम के लिए सब देखा देखिए राम की पैड़ी चमचमा गई है। उधर का सरयू नदी के किनारा कितना अच्छा हो गया है और भी अच्छे होने की उम्मीद है। यहाँ पर दीपोत्सव बड़ा भारी मनाया जाता है। तो ये काम योगी जी ने किए हैं, अच्छे काम किए हैं। उनका यहाँ स्वागत होगा, भव्य स्वागत होगा अगर वो यहाँ से आते हैं। कहा जा रहा है कि गोरक्षक पीठ के महंत और योगी आदित्यनाथ के इस सीट पर चुनाव लड़ने का ऑफर खुद यहाँ के वर्तमान बीजेपी विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने दिया है। जानकार कह रहे हैं कि यूपी चुनाव में अयोध्या और राष्ट्रवाद के नाम पर ध्रुवीकरण के लिए बीजेपी ने योगी को अयोध्या से लड़ाने की तैयारी की है। पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि सीएम योगी के अयोध्या से चुनाव लड़ने से न केवल देश में अच्छा संदेश जाएगा, बल्कि अवध और पूर्वांचल की सीटों पर भी बीजेपी को बढ़त मिलेगी। जिस तरह से मोदी ने वाराणसी से पूर्वांचल जीता, कुछ वैसे ही यहाँ भी अयोध्या से योगी के चुनाव लड़ने की स्थिति में अवध क्षेत्र की तमाम सीटों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसमें गोंडा, बलरामपुर, बहराइच, बाराबंकी, अयोध्या, संत कबीरनगर, कुशीनगर समेत तमाम अन्य जिले शामिल होंगे। हाल ही में इन जिलों के तमाम नेता बीजेपी से बगावत करके समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं। अयोध्या विधानसभा सीट बीजेपी के लिए नाक का सवाल है। पिछले चुनाव में इस सीट पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था, जबकि उससे पहले 2012 में बीजेपी को यहां हार नसीब हुई थी। वहीं 1991 से पहले तक इस सीट को कभी जनता दल तो कभी कांग्रेस ने हासिल किया, लेकिन राम मंदिर की लहर ने इस सीट को बीजेपी के नाम कर दिया। पहली बार बीजेपी से 1991 में बीजेपी के उम्मीदवार लल्लू सिंह ने यहां भगवा परचम लहराया। 2012 में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी और समाजवादी पार्टी ने इसे अपने नाम कर लिया। लेकिन फिर 2017 में योगी लहर में वेद प्रकाश गुप्ता ने यहां फिर से बीजेपी का परचम लहराया। अयोध्या से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल बीजेपी की राजनीति को अयोध्या रास आती है, तब भी जब वो 2 विधायकों वाली पार्टी थी, 2 सांसदों वाली पार्टी थी, और आज भी जब देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्थान बना लिया है। वो इसलिए क्योंकि यहां पर राम मंदिर का मुद्दा वो हमेशा से उठाते रहे, और इसीलिए जब योगी का ऐलान हुआ कि योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनावी मैदान में उतरेंगे, तो तमाम एक्सपर्ट्स आ गए कि अयोध्या से योगी का तो कोई काट खोज पाना ही मुश्किल है। और योगी भी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, अयोध्या से खास रिश्ता रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में। यूपी चुनाव से पहले भले ही अयोध्या में जमीन घोटाले का मुद्दा जबरदस्त गरमाया हो, विपक्ष ने मोदी सरकार से लेकर योगी सरकार तक पर सवाल उठाए हों। अयोध्या के जमीन घोटाले में भले ही बीजेपी के विधायक, मेयर, कमिश्नर, डीआईजी, डीएम, एडीएम, एसडीएम पर आरोप लगे हों, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़ते हैं तो विपक्ष के पास उनकी कोई काट नहीं है। मतलब यूं समझिए कि गोरखपुर से जो योगी आदित्यनाथ का रिश्ता रहा है, वैसा ही रिश्ता अब अयोध्या से बंधने जा रहा है।
योगी जी खुद सोचते हैं कुछ कि मैं जैसे गोरखपुर हमेशा से रहा, लोग सोचेंगे कि शायद गोरखपुर से लड़े, लेकिन अयोध्या और मथुरा दोनों जगह प्रतीक्षा हो रही है। मैं क्या कह रहा हूँ ना, पार्टी मुझे जहां से कहेगी मैं वहां से चुनाव लड़ूंगा। सवाल ये है कि चुनाव लड़ रहे हैं ना, चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे चुनाव। राम मंदिर आंदोलन से जुड़े अयोध्या के फायर ब्रांड संत और बीजेपी के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती ने कहा कि सीएम योगी के गोरक्ष पीठ की 3 पीढ़ियां राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही हैं। महंत दिग्विजय नाथ ने रामलला को जन्मभूमि पर स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई, तो महंत अवैधनाथ ने राम मंदिर आंदोलन का नेतृत्व किया था और अब योगी आदित्यनाथ की निगरानी में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। 4.5 साल के कार्यकाल में योगी 30 बार अयोध्या आए, औसतन 5 घंटे भी जोड़े तो करीब 150 घंटे अयोध्या में रहे। फैजाबाद का नाम बदला। योगी के हर बजट भाषण में अयोध्या पर सौगातों की बारिश हुई। यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार आते ही साल 2017 में पहली बार अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन किया गया। 2017 में दीपोत्सव की शुरुआत 51,000 दियों से हुई थी। साल 2019 में 4,04,226 मिट्टी के दिए जलाए गए। साल 2020 में 6,06,569 मिट्टी के दियों को सरयू के तट पर जलाया गया और साल 2021 में 12 लाख दिए जलाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। राम की नगरी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण ने धर्म की राजनीति को नई धार दी है और बीजेपी ने इसे परख लिया है। अयोध्या में 93% हिंदू हैं, मात्र 6% मुसलमान। अयोध्या यूपी के अवध क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ से विधानसभा की 82 सीटें निकलती हैं। अब सवाल यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ अयोध्या से चुनाव लड़कर समाजवादी पार्टी ने जो छोटे छोटे दलों के साथ मिलकर माहौल बनाया है उसे बिगाड़ पाएंगे? अयोध्या से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। बीजेपी और अयोध्या का एक अलग सा रिश्ता नाता रहा है, सियासत का हो या फिर योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से राम मंदिर निर्माण के बाद बार बार वहां जाकर ये स्थापित किया कि राम मंदिर निर्माण को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है, योगी सरकार अपनी पूरी ताकत झोंक रही है। इसी के बाद से तमाम अन्य पार्टियों ने भी पूरी ताकत झोंकी, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, ओवैसी हो, ये तमाम ऐसे नेता हैं जिन्होंने अयोध्या का रुख किया। वैसे तो अखिलेश यादव भी जा रहे थे, लेकिन कोविड की वजह से उनकी ये यात्रा कैंसिल हो गई। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया और उसके बाद से अयोध्या राजनीतिक दलों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन बन गया है। ऐसा इसलिए कि मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद उत्तर प्रदेश में पहली बार विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। राजनीतिक दल अब इस सच्चाई को स्वीकार करने की कोशिश कर रहे हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी से लेकर ओवैसी की पार्टी AIMIM तक सब ने प्रचार के लिए अयोध्या को अपनी सूची में शामिल करने का फैसला किया है। अखिलेश यादव 9 जनवरी को अयोध्या की यात्रा करने वाले थे, लेकिन कोरोना संक्रमण में चुनाव आयोग की पाबंदी के चलते ये यात्रा रद्द करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी पिछले साल 26 नवंबर को अयोध्या में थे। केजरीवाल ने राम जन्मभूमि में अस्थायी मंदिर में रामलला के दर्शन किए और हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा की। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पिछले साल 7 सितंबर को अयोध्या से यूपी चुनाव के लिए अपनी पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत की थी। हालांकि अभी तक एक राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेता का अयोध्या आना बाकी है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण शुरू होने के बाद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों ने नरम हिंदुत्व का रुख अपनाया है। आज तक ब्यूरो। और इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज विजय चौक दिल्ली से इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।